नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलोअप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे दो सहयोगी मनोज पांडे और सूरज ठाकुर। झारखंड की राजनीति के लिहाज से आज का दिन काफ़ी अहम था। किसी की निगाहें झारखंड विधानसभा पर टिकी थी कि आखिर फ्लोर पर क्या होता है, क्योंकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले लिए थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि 10 दिन के अंदर फ्लोर पर उन्हें बहुमत साबित करना था। आज सुबह सर्किट हाउस से बस पर सवार होकर सभी विधायक विधानसभा पहुंचे। वही विधायक जो कल देर रात तक हवाई सफर करते हुए हैदराबाद से रांची पहुंचे थे। 2 दिनों तक वो हैदराबाद में थे। विधानसभा पहुंचे सभी विधायक। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी सुरक्षा घेरे के बीच ईडी दफ्तर से विधानसभा पहुंचे। उसके बाद भी सबकी निगाहें बनी रही कि आखिर झारखंड विधानसभा के अंदर क्या होगा। क्या चंपई सोरेन की सरकार बहुमत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके बाद सदन के अंदर वही हुआ जिसका अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि सरकार आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। पक्ष में कुल 47 वोट पड़े और विपक्ष में 29 वोट पड़े। तो ऐसे में चंपई सोरेन की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया, सदन के अंदर बहुमत साबित कर दिया। लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भाषण सुर्खियों में रहा। जो कोई भी पहली बार चंपई सोरेन को इतना कुछ बोलते हुए सुना, हर किसी ने कहा कि चंपई सोरेन सचमुच में कोल्हान के टाइगर हैं और अब जब उन्हें बोलने का भरपूर मौका मिल रहा है तब ये सचमुच में दिख रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष मुझ पर आरोप लगा रहा है कि ये हेमंत सोरेन सरकार का पार्ट 2 है, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये हेमंत सोरेन सरकार का पार्ट 2 है क्योंकि हेमंत सोरेन अब तक जितने काम किए उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी से लेकर राज्यपाल तक सबको कटघरे में खड़ा किया, उन पर सवाल खड़ा किया। तो अब झारखंड में ये तो चर्चा फिलहाल थम गई है कि चंपई सोरेन की सरकार बहुमत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। लेकिन अब इसके आगे की चर्चा ये हो रही है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा। चंपई सोरेन ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में ये विस्तार हो जाएगा, लेकिन क्या उसमें नाराजगी बढ़ सकती है और उसके बाद फिर सरकार को कई खतरा हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल बना है। एक तो बड़ी खबर ये थी। दूसरी खबर ये कि आज सांसद और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रांची में थे। रांची के इरबा से उनका सफ़र शुरू हुआ। इरबा में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कि वहाँ पे राहुल गांधी आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे या लोगों से मुलाकात करेंगे, और वहाँ से बढ़ते हुए राहुल गांधी का काफिला रांची के हरमू बाईपास से होते हुए विधानसभा के ही नज़दीक शहीद मैदान में उन्होंने सभा को संबोधित किया। और वहाँ से उन्होंने दावा ठोक दिया कि चंपई सोरेन की सरकार ने आज बहुमत हासिल किया है, 2024 में हम बहुमत में आकर जो है दिखाएंगे। इसी मसले पर बात करेंगे अपने दोनों सहयोगियों से। तो सबसे पहले मनोज पांडे से बात करते हैं। पांडे जी, विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, ज़्यादातर लोगों तक ये खबर पहुंच गई कि हाँ, सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन जो सवाल ट्विटर और नेशनल मीडिया के जरिए लगातार उठाया जा रहा था कि सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, कुछ विधायक भाग गए हैं, ये कुछ भी देखने को नहीं मिला और बिल्कुल स्पष्ट बहुमत हासिल किया सरकार ने। हाँ बिल्कुल, ये मीडिया में क्या खबरें चलती है, मीडिया को फॉलो करने की जरूरत नहीं है सरकार को। सरकार बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे भी लगातार ट्वीट के जरिए सवाल उठा रहे थे। विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष का काम करे। वो सरकार को अपने पांव दलदल में जा रहे हैं या ठोस जमीन पर जा रहे हैं, बस उसी पे ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार ने वही किया। सरकार के पास पर्याप्त बहुमत थे। पहले दिन से फॉलोअप कह रहा था कि कोई विधायकों में नाराजगी नहीं। नाराजगी अब हर घर में रहती है, पिता से पुत्र को, पुत्र से पिता को। नाराजगी होना और नाराजगी व्यक्त करना और नाराजगी में के खिलाफ कोई कदम उठाना, तीन चीजें हैं। तो नाराजगी हो सकती है, भाई सारे विधायक हैं, सभी को मंत्री बनने की इच्छा रहती है, चाह रहती है, लेकिन वो पार्टी के अधिकारी, पार्टी के जो नेता होते हैं, आला कमान होते हैं, वो तय करते हैं। तो सरकार बहुमत में थी और अच्छे तरीके से बहुमत अपना आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। ये इस दौरान क्या कुछ खास चीजें आपको देखने को मिली? मुझे तो पहली बार नए विधानसभा में बस से विधायकों को आते हुए देखने का मौका मिला।
और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो इससे पहले भी बस से विधायक आ चुके हैं। हाँ, लेकिन वो पुराने विधानसभा में। अच्छा। नए विधानसभा में ऐसी बात नहीं आई थी, नए विधानसभा में देखने को मिला। दूसरी बात, ये पहली बार देखने को मिला कि जब सरकार का वक्तव्य जो गवर्नर पढ़ते हैं उसमें सत्ताधर दाली दर के विधायक उनका विरोध कर रहे थे, मतलब या हुटिंग करने का प्रयास कर रहे थे। ये इस तरीके का आचरण नहीं होना चाहिए था। गवर्नर वही बात पढ़ रहे थे जो सरकार उनको बोल रही थी कि आप ये पढ़िएगा, ये बताइएगा। दरअसल गवर्नर वो बताते हैं कि हमारी सरकार की ये उपलब्धि होती है, गवर्नर का ही वो सारा रोल होता है। तो ये भी देखने को मतलब पहली बार ही मिला। और सबसे मज़ेदार बात ये रहा कि आज बोलने वालों को एक समय मिला कि आप बोल सकते सबको। हैं। हाँ, सदन में जो पार्टी वाइज समय उपलब्ध होता है। सरयू राय बोले कि हम बोले ही नहीं, वोटिंग भी नहीं की, वो तटस्थ रहे। हाँ, तटस्थ इसलिए रहे वो कि वो कह रहे हैं हम पार्ट 2 के खिलाफ हैं और पार्ट 2 के पक्ष में हैं। मतलब बोले कि जेएमएम के नेता तो उन्हें टमाटर तक बोल रहे थे कि सब में मिल जाएंगे। तो ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि आप जो भी संज्ञा दे लीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई अच्छे काम किए, मैंने उनकी प्रशंसा की है। कई बुरे काम किए हैं, कई में निर्णय नहीं लिए, मैंने उनकी आलोचना की है। उसी तरीके से अगर उनके अच्छे काम को आगे बढ़ाते हैं चंपई सोरेन तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, सरकार का समर्थन करूंगा। लेकिन अगर उनके बुरे काम को ये सरकार आगे बढ़ाएगी, अनिर्णय की स्थिति बनेगी, तो इनकी भी आलोचना करूंगा। तो तटस्थ की भूमिका होना मुझे नहीं लगता बुरा है फिलहाल इस वक्त। और दूसरी बात ये भी तो है कि सरयू राय ये कैसे अपने से बताने लगे कि हाँ वो बीजेपी में जाने के लिए आतुर है, ये भी तो बात है। तो सरकार के साथ नहीं रहूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विपक्ष के साथ रहूंगा, इसका मतलब वो तटस्थ थे, तटस्थ की भूमिका में रहे। एक जो और बात आई बाद में, हालांकि खबर दी गई कि जो बरकट्टा के विधायक है मनोज यादव वो एब्सेंट थे, अमित यादव सॉरी। तो अमित यादव जब एब्सेंट थे तो पूछा गया कि कहाँ है, चूंकि वो अपने आप को डिक्लेयर भी करते कि मैं बीजेपी का ही हूँ और टिकट निर्दलीय हैं। हाँ, निर्दलीय हैं। तो वो काफी दिनों से दिल्ली में और आगे भी दिल्ली में मतलब रहने का इस कारण से वो मतलब उन्होंने सूचना दे दी थी। एनसीपी ने अपना रोल अदा किया और विपक्ष में रहे। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी चुनौती सरकार की बहुमत साबित करने में नहीं है और ना ही बजट बिल में भी, जो कैबिनेट विस्तार में है। कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट विस्तार से उत्पन्न होने वाले सवाल और असंतोष को कैसे संतोष में बदला जाए, इस बात पर ज्यादा विशेष कर ध्यान देना। अब चर्चा हो रही है कि जो लोग पहले थे उन्हीं को रखा जाएगा, हेर फेर बहुत नहीं होना है ताकि असंतोष नहीं बढ़े। उनको भी रखेंगे तो भी असंतोष होगा। अगर उनसे लोग संतुष्ट होते तो कैबिनेट में फेरबदल की मांग ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है। अब उसमें निर्णय लेना है बीच का कि कैसे निर्णय लिया जाए। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो सदन में भाषण हुआ, ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर पूरे देश में वो छाए हुए हैं। जितने बड़े एक्टिविस्ट हैं, बड़े पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं जो लिखते हैं, वो बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन अब तक झारखंड के नेता थे, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब वो देश के नेता बन गए। आज उनके भाषण को सुनकर ऐसा लगा। आपको क्या लगा कि सचमुच में कॉन्फिडेंस जिस हिसाब से लोग सोच रहे थे कि वो कम होगा, वो और ज्यादा बढ़ गया है हेमंत सोरेन में? नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल पहले जैसा ही है, बढ़ा नहीं है। हाँ, और घटा भी नहीं है। आप इसको इस रूप में देखिए, जो इंसान का दिनचर्या बदल गया हो, जो इंसान लगातार मतलब कस्टडी में हो, उससे पूछताछ की जा रही है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल अगर ना गिरे तो ये एक बेहतर है। लेकिन वो जेएमएम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी तक, और पार्टी को लोकसभा से संबंधित कई निर्णय लेने होंगे। तो उसमें उनकी भूमिका कैसे अदा हो पाएगी, क्या रोल प्ले
कर पाएंगे, उतना फ्रिक्वेंट तो वो नहीं उपलब्ध रह पाएंगे अगर वो मतलब कस्टडी में रहते हैं। तो इस तरीके की जो सवाल आएंगे उससे कैसे निपटते हैं, कौन कौन लोग इसको मॉनिटरिंग करेंगे पार्टी को, कि क्या जैसे बाबा की स्थिति से सब कोई अवगत है, गुरुजी की स्थिति से, तो क्या पांडे जी बता रहे हैं कि आगे अब कैसे होगा वो बहुत बड़ा सवाल है और चिंता का भी विषय है। हालांकि जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बाहर निकल रहे थे, जब मीडिया ने सवाल किया कि अब कैबिनेट का विस्तार कब होगा, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगा। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार 7 फरवरी को कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। लेकिन सबकी नज़र इस खबर पर थी ही और इस पर हम आगे और चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक और राष्ट्रीय नेता जो आज रांची में थे और रांची की सड़कों पर वो चलते हुए शहीद मैदान तक पहुंचे, वहां सभा को संबोधित किया। लेकिन इस बीच कल्पना सोरेन से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की और इसको लेकर चर्चा बहुत काफ़ी तेज है। सूरज, आप पहली बार शायद इतने करीब से राहुल गांधी को देख रहे होंगे, तो आप जो अब तक खबरें लिखते रहे उनसे जुड़ी हुई और सामने सब जब देखे, तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए, न्याय यात्रा पर जिस तरीके से निकले हैं और रांची में आज जब वो थे, तो उन्होंने खास तौर पर एचईसी का जो मसला है, जो बहुत समय से झारखंड में चला आ रहा है, उनकी समस्याओं पर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, तो वो प्रमुखता से उस पर बात की। और पहले का जो संबोधन के पहले 7 से 8 मिनट थे वो एचईसी कर्मियों को ही समर्पित रहे और ऐसा लग रहा था उनके बोलने में कि जिस भी तरीके से उन्होंने अच्छी जानकारी उस बारे में जुटाई है और उस मुद्दे को वो समझकर बोल रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात थी। दूसरी प्रमुख बात ये थी कि उनका जो स्पीच का ज़्यादातर फोकस था वो जातीय जनगणना को लेकर था। और जब से बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसके आंकड़े सामने आए और उसका सरकार को जो माइलेज मिला या आरक्षण की जिस तरह से चीज़ें तय की गई, हालांकि वही सरकार अब नहीं है, लेकिन उनका पूरा फोकस जो है वो जातीय जनगणना पर रहा। और उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने सामान्य गरीब हैं, तो हम सही सही योजनाओं की रूपरेखा नहीं बना सकेंगे। तो जो अब तक जो बातें मुझे मेरे समझ से कि राहुल गांधी को लेकर जो एक बातें कही जाती रही हैं हमेशा, उनकी अपरिपक्वता को लेकर या उनके संबोधन में उस तरह की गलतियों को लेकर, जिस भी तरीके से हो, कई बार वो प्रोपेगेंडा बताया जाता है, कई बार ऐसा लगता भी है कि वो चीज़ों को लेकर चुके हैं। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में, खासतौर पर जो झारखंड के जो अभी हालात हैं, उस लिहाज से उन्होंने उन तमाम प्रमुख मुद्दों को छुआ अपनी स्पीच में जो उठाने चाहिए थे। उन्होंने सरना धर्म कोड पर बात की, जिसकी मांग लगातार की जा रही है, और उन्होंने ना केवल सरना धर्म कोड की बात की बल्कि ये कहा कि जब आगामी लोकसभा चुनाव में हम बहुमत से जीतेंगे तो हम आपको सरना धर्म कोड पास कराकर मैं होऊंगा जो आपको लाकर सौंप दूंगा। ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जातीय जनगणना जब हमारी सरकार अगर बनती है तो ये पहला फैसला होगा कि हम पहले जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से प्लान बनेंगे और विकास का खाका उसी आधार पर खींचा जाएगा। तीसरी उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, जो जिस बारे में अभी मनोज जी कह रहे थे, आप लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट, हेमंत सोरेन का स्पीच, चंपई सोरेन का, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो स्पीच है और जिस तरह की तेवर वो दिखे, तो उसमें उन्होंने जोड़ा यहाँ पर कि जो बात मुख्यमंत्री भी पहले कहते रहे हैं या अभी भी सत्ता पक्ष के विधायक जो कह रहे हैं कि बीजेपी को आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं था, इस वजह से उनको जेल भिजवाया गया, तो ये बात उन्होंने दोहराई। और जब इंडी गठबंधन जो अस्तित्व में आया है, गतिरोध है, लेकिन झारखंड में जब एक मंच पर नजर आए, आज कांग्रेस के भी, जेएमएम के विधायक भी वहां पर नजर आए, कई बड़े लीडर्स थे मौजूद वहां पर, तो वहां पर माले के विधायक विनोद सिंह भी मंच पर नजर आए और वहां से राहुल गांधी का उसी बात को दोहराना एक बहुत बड़ी बात थी, खासतौर पर जो यहां पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका मोराल बूस्ट करने के लिहाज से भी बहुत बड़ी बात थी। चर्चा इस बात की है कि जब उनका काफिला गुजर रहा था सड़क से होकर, कई चौक चौराहों पर तैयारी बहुत जोर शोर से थी, राहुल गांधी कहीं गाड़ी से बाहर निकले नहीं,
इसको लेकर थोड़ी जो लोग देखने के लिए आए थे उनमें मायूसी थी। निश्चित रूप से देखिए, मैं खुद सहजानंद चौक पर मौजूद था और वहां सर हम लोग लाइव कवरेज लगातार कर रहे थे और वहां पर एक भारी भीड़ जुटी थी और ये भी अहम बात है कि उस भीड़ में बहुत संख्या में महिलाएं थी जो लगातार उनका इंतजार कर रही थी, फूल मालाएं लेकर इंतजार कर रही थी। झारखंड की जो परंपरागत स्वागत करने की प्रथा रही है, लोटा पानी लेकर उनका चरण धोने के लिए जो भी व्यवस्था की गई थी, और न केवल सहजानंद में बल्कि आगे बिरसा चौक और गोड़ा चौक, पूरे चौराहे सहित मैदान से पहले जितने भी चौक चौराहे आते हैं वहां पर बाकायदा उनके स्वागत का इंतजाम किया गया था, जहां पर उनके समर्थक भारी संख्या में थे। और लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से रोड शो का एक फॉर्मेट होता है कि शायद राहुल गांधी गाड़ी से बाहर निकलेंगे या गाड़ी में खुली जीप में सवार होंगे और वो लोग उनको देख पाएंगे, मिल पाएंगे, उन पे फूल बरसा पाएंगे या माला पहना पाएंगे, जो भी थोड़ी बहुत बातचीत हो पाएगी। लेकिन ये डिसअपॉइंटिंग था उन लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग मौजूद थे और जब काफिला गुजरा तो हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल गांधी जो है नजर आएंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी झलक मिली जब गाड़ी उनका गुजरा कि वो काले रंग की एक गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे और वहीं से उन्होंने थोड़ा सा हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। और जो भीड़ है उसमें से कई लोग ये समझ भी नहीं पाए कि राहुल गांधी का काफिला जो है गुजर चुका है। और इस शहीद मैदान पर तो लाइव के तुरंत बाद जब उनके काफिला गुजरा और मैंने महिलाओं से बात की तो जो उत्साहित महिलाएं, कार्यकर्ता जो भी उत्साहित खड़े थे कि वो लोग राहुल गांधी से थोड़ा संवाद कर पाएंगे, मिल पाएंगे, तो उनमें वो थोड़ा निराशा दिखी और फिर वो लोग शहीद मैदान की ओर कूच कर गए कि चलिए यहां मौका नहीं मिला, अगर मुमकिन हुआ तो हम लोग वहां पर उनको सामने से देख पाएंगे। तो ये एक मसला रहा था, क्योंकि रांची में जब वो रांची में आए, क्योंकि इससे पहले जो धनबाद की उनकी सभा हुई, बोकारो की सभा हुई, देवघर में वो खुली जीप में सामने बैठे थे, गोड्डा तक में धनबाद में तो उन्होंने कुछ बच्चों से मुलाकात की, जहां बच्चों ने उनको अपने गुल्लक का जो सारा पैसा सौंप दिया कि आप यात्रा कर रहे हैं, खर्च होगा। तो जब राजधानी में आए, सबकी निगाहें थी, ज्यादा भीड़ यहां पर जमा थी हर चौक चौराहे पर, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग कार्यकर्ताओं के लिए था, जो लोग कवर करने के लिए पत्रकार थे उनके लिए भी हैरानी भरा थोड़ा था कि राहुल गांधी बाहर गाड़ी से नहीं निकल कर आए और थोड़ा रुके नहीं वहां पर। तो बिल्कुल देखिए, रामगढ़ से चलते हुए जब राहुल गांधी रांची पहुंचे, दो तीन चीजें खास देखने को मिली। एक तो आप सब जानते हैं कि ये रामगढ़ से आने जाने वाले रास्ते में अक्सर साइकिल से कोयला ढोते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, और उस कोयला ढोते हुए व्यक्ति पर जब राहुल गांधी की नज़र पड़ी तो उनसे जाकर मिले, बाकायदा उन्होंने साइकिल चलाकर देखा, उनका दर्द बांटा, उनसे बातें की और समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। दूसरी जो अहम बातें और अहम तस्वीर निकलकर सामने आई वो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे, मुलाकात की तस्वीरें भी जारी हुई। बात क्या हुई ये निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पांडे जी, इसे क्या समझा जाए कि चूंकि दुख की घड़ी है वो इसलिए मिलने गए, या फिर इसके और कोई मतलब निकालने चाहिए? देखिए, अब चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और तत्कालिक, और जो पहला समझौता हुआ था वो हेमंत सोरेन जी के नाम पर हुआ था, लिहाजा उनके बेटर हाफ से मिलना तो बनता ही है। और ये मतलब दुख की घड़ी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जेएमएम कह रही है साहस की घड़ी है, एक बल दिखाया गया है, ताकत दिखाया गया है कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं, चाहे हमको आप किसी तरीके से प्रताड़ित कर दीजिए, हम प्रताड़ित होना पसंद करेंगे, समझौता करना पसंद नहीं। तो इस लिहाज से वो भी मिले, और आगामी लोकसभा भी है तो लोकसभा को भी लेकर मिला जाए, या रांची में आए हैं तो वो तो मिलना स्वाभाविक है उस तरीके से। तो बिल्कुल एक तरफ इधर मुलाकात हुई कल्पना मुर्मू से, और दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद जैसे हेमंत सोरेन निकलकर ईडी की गाड़ी में बैठ रहे थे, वैसे वहाँ विधानसभा के बाहर जो स्थिति है वो काफ़ी भावुक हो गई। खास करके जो विधायक उन्हें छोड़ने आए थे, मिथिलेश ठाकुर, बेरमो के विधायक अनूप सिंह, सब भावुक हो गए और हेमंत सोरेन के जाने के बाद आंसू भी बहाने लगे। पांडे जी, क्या समझा जाए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन आए और आते के साथ मीडिया वाले बातचीत करना चाह रहे थे, वो काफ़ी गुस्से में भी दिखे और ये सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, और उसके बाद जाते वक्त सबको प्रणाम करते हुए और लौटे और विधायक आंसू बहाने लगे कि बहुमत तो हासिल कर लिए, लेकिन हेमंत भैया नहीं है तो सब बेकार है, ऐसा बयान दे रहे हैं। तो क्या माना जाए कि भले ही चंपई सोरेन इसे हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार मान रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की कमी खलेगी हमेशा? भावनात्मक तौर पे तो
लोगों का अटैचमेंट हेमंत सोरेन से ही है, विधायकों का भी, झारखंड के जनता का भी, जो जिन्होंने उनको वोट किया है। अब चंपई सोरेन नए नए आए हैं। चंपई सोरेन को भावनात्मक तौर पे भी अपने विधायकों को, मंत्रियों को अपने से उतना ही अटैच दिखाना होगा, जोड़ना होगा, और राज्य की जनता को भी बताना होगा कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जिस तरीके से दोनों नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात को रखा, वो जनता को जब बताएंगे और जनता उनकी बातों पर विश्वास करेगी तो वो वोट के तौर पर उसका जवाब देगी। तो ये अब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेता के भाषण को किस तरीके से जनता के दिल में बैठा रहे हैं, क्योंकि जनता के पास दोनों तरह के फीड आएंगे, जो एक अभी बीजेपी कह रही है वो, और एक जो जेएमएम कह रहा है वो। अब जनता जिसकी बातों पर भी ज्यादा यकीन करेगी उसी को सत्ता सौंपेगी, जिस पे कम यकीन करेगी उसको सत्ता की निगरानी सौंपेगी। ये तो डेमोक्रेसी का नियम है। तो अब जिस तरीके से जो तमाम है, जैसे मान लीजिए हेमंत सोरेन भले ही उम्र में कम थे, लेकिन उनके साथ बहुत सारा एडवांटेज जन्म से जुड़ गया था। जन्म से जुड़ गया था कि वो दिसम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं। उसके बाद वो जिस तरीके से पार्टी में उभरे, सदस्य बनते हुए फिर कार्यकारी अध्यक्ष तक तुरंत सफर तय किया, और किसी भी सीनियर लीडर में इस बात को लेकर जरा सा भी मलाल नहीं था कि ये कैसे नेतृत्व कर सकता है। सब कोई उनको गुरुजी का ही मतलब पुत्र मानकर और वही सम्मान देता था। अब चंपई सोरेन के पास यही है कि उनको ये साबित करना होगा कि भले ही मैं गुरुजी का पुत्र नहीं हूं, लेकिन मैं गुरुजी का पक्का शिष्य हूं। चंपई सोरेन ने अपनी राजनीति की शुरुआत में जेएमएम के खिलाफ ही चुनाव लड़कर जीता था, और चंपई सोरेन चूंकि अग्रज हैं, उम्र दराज हैं, हेमंत सोरेन से उम्र ज्यादा है उनकी समझ, पॉलिटिकल समझ कहीं व्यापक है, लेकिन उनके आचरण में ऐसा ही लगना चाहिए कि जैसे हेमंत सोरेन के आचरण में सब विधायकों को लगता था अपनापन। तभी वो कनेक्ट कर पाएंगे और इस बॉन्डिंग को और बढ़ा पाएंगे। अगर विधायकों को या कार्यकर्ताओं को ये लगे कि जिस तरीके से हेमंत जी नहीं है और ये वाला रहता तो शायद, तो वो जो याद उनकी कमी का जो वक्त है वो पैदा नहीं करना होगा। ये चंपई सोरेन के लिए अब उनको पार्टी घोषित करे या ना करे, वे स्वयं पार्टी के नेता भी हो गए हैं और विधायकों के भी नेता हो गए। बिल्कुल, पार्टी के भी नेता हो गए और विधायकों के भी नेता हो गए। और जैसे ही चंपई सोरेन की सरकार ने बहुमत हासिल की, उसके बाद बीजेपी नेताओं के तरफ से ही बीजेपी नेता के खिलाफ ही बयान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के विधायक हैं रणधीर सिंह, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे को थोड़ा बड़बोलापन है, उन्हें केंद्र की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए, झारखंड की राजनीति में बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सूरज, ये रणधीर सिंह का जो बयान है, पहले तो वो बता दीजिए क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और क्या सचमुच में लग रहा है कि सरकार को बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी खुद में डेमोरलाइज महसूस कर रही है? ऐसा देखिए, निश्चित तौर पर जब से ये राजनीतिक गतिरोध झारखंड में बना हुआ था, तो आप देखेंगे कि अभी से नहीं, जब पूजा सिंघल के यहाँ ठिकानों पर छापेमारी हुई और उसके बाद से लगातार जमीन घोटाला, खनन घोटाला को लेकर कार्रवाइयां होती रही हैं और मुख्यमंत्री से पूछताछ और गिरफ्तारी तक। निशिकांत दुबे वो पहले नेता और पहले सांसद हैं जिनका ट्वीट सबसे पहले आ जाता है, और कई बार मीडिया में भी या राजनीतिक दलों को भी ये लगता है कि वो गैर जरूरी था। और वही बात शायद आज जो सारठ विधायक हैं रणधीर सिंह, उन्होंने कहा कि उनके जो भी बयान है या उनका जो भी रुख है, उनकी जो बयानबाजी है, वो कहीं ना कहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हल्का करती है, नुकसान कर रहा है, पार्टी नुकसान करती है। वही बात उन्होंने कहा कि उनकी गतिविधियों से पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो बजाय कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करें, वो केंद्र की राजनीति में ध्यान दें, क्योंकि प्रदेश की राजनीति के लिए लीडर्स हैं। और जब भी आप कोई बयान देते हैं, और खास तौर पर ये बयान और सामने आया क्योंकि
जिस तरह के दावे किए जा रहे थे लगातार, निशिकांत दुबे के आप कितने सारे ट्वीट्स देखेंगे जिसमें वो 12 विधायकों के 13 विधायकों के क्या कहते हैं नाराज होने की बात कह रहे थे, कभी मंत्रिमंडल के को लेकर नाराज होने की बात कह रहे थे, जबकि आप देखेंगे कि बाकी किसी बड़े सीनियर लीडर की तरफ से ऐसे बयान नहीं आए हैं। भले वो लोग ये कह रहे थे कि सरकार अपनी वजह से मुश्किलों में फंसी है। आज जबकि बहुमत साबित हो गया, 47 विधायक जो बहुमत से 6 ज्यादा हैं, समर्थन मिला और सरकार जो है पूर्ण बहुमत जिसको कहते हैं वो हासिल करने में कामयाब रही। तो ऐसे में एक जो फील होता है, एक जो झेंपना कहते हैं, क्योंकि आप जब किसी पर हमला करते हैं किन्हीं मुद्दों को लेकर या आप दावा करते हैं कि वो मुश्किल में है या मुश्किल में आ जाएगी, जब ऐसा होता नहीं है बल्कि जिस पे आप हमला बोल रहे हैं वो मजबूती से वापसी कर ले तो झेंप जाता है। तो वो झेप दिख रही है और वो नाराजगी वही दिख रही है कि उनकी बयानबाजी से असहज करने वाली स्थितियां बाकी नेताओं के लिए पैदा होती है और कई बार उनको जवाब देना पड़ जाता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब खुलकर भी लोग बोलने लगे हैं। वैसे आप संसद में देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि सरकार के तरफ से सरकार के कवच का काम जो है निशिकांत दुबे ही करते रहे हैं। चाहे कोई भी मसला उठा लीजिए, महुआ मोइत्रा का मसला हो या फिर राहुल गांधी का मसला हो, हर मसले में वो फ्रंट फुट पर आकर सरकार का बचाव करते हैं। लेकिन आप समझिए कि स्टेट में उनकी ही पार्टी के नेता अब उनके विरोध में खुलकर मीडिया में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पार्टी से बड़े नहीं हैं और पार्टी के को जो है इनके बयान से नुकसान हो रहा है। बाबूलाल मरांडी भी आज सदन में मौजूद रहे लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, चूँकि वो जिस पार्टी से गिने जाते हैं अभी तक सदन के अंदर, उसके नेता जो है प्रदीप यादव है। प्रदीप यादव खड़े होकर उन्होंने कहा भी, अमर बावरी ने कहा, आजसू के तरफ से सुदेश महतो जब खड़ा होकर बोले, उन्होंने जेएसएससी परीक्षा का भी जिक्र किया आज सदन में। और ख़ास बात ये रही कि आज सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही मामले में जो है जवाब आया और वो जेएसएससी परीक्षा को लेकर ही था। तो पांडे जी बता, क्या सुदेश महतो कहना क्या चाह रहे थे कि भाई जो नियमावली आप बनाए हैं कि इसके तहत जो है परीक्षा में धांधली आप करेंगे तो क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, और उसके बाद उन्होंने सरकार से पूछा कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो जवाब मिला उसे सुदेश महतो संतुष्ट थे? सुदेश महतो ये कह रहे थे कि सरकार सिर्फ जुबान से दिखाएगी कि हम निष्पक्ष हैं या आचरण से भी दिखाएगी कि हम निष्पक्ष हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ डट के खड़े हैं। सरकार ने जो कानून बनाया अपना कानून था, उस कानून की उन्होंने क्लाउज पढ़ के सुनाया कि उसमें लिखा है कि जैसे ही परीक्षा से संबंधित कोई खबर आएगी बिना जांच के मामला एफआईआर दर्ज हो जाएगा और गिरफ्तारी हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। तो वो कह रहे इतना दिन हो गया जेएसएससी का मामला, क्या हुआ, सरकार एक कदम बढ़ी क्या, ये बताना चाहिए। आचरण के अनुसार जो आपका कानून आपने खुद बनाया लेकिन आप उस पे काम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे कि सरकार ईमानदार है या उसकी जो आचरण है उस पे सवाल नहीं उठना चाहिए। तो हालांकि जब उस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। तो यहाँ तो यही सवाल उठता है कि जांच का मामला ही नहीं है ना, पहले तो सीधे एफआईआर और गिरफ्तारी है। कानून यही कहता है, आपने बनाया है नकल कानून, हालांकि उसमें बच्चों के लिए भी बहुत कड़े प्रावधान डाले गए, जिसका विरोध भी हुआ उसके बावजूद भी वो कानून बना। तो लेकिन अभी तक क्या हुआ, जिस एजेंसी को काम मिला था उस पे क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए, हाँ उसके बदले क्या हुआ, जो आंदोलन करने गए थे बच्चे उनके एफआईआर हो गए उनके नाम पर, ये कहते हुए कि इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, कानून को माना नहीं। तो सुदेश जी वही कह रहे थे कि सरकार सिर्फ जुबान से साफ दिलेर बहादुर ना दिखाए, आचरण भी वैसा करे कि लोग कहे कि हाँ सरकार बहादुर है, निष्पक्ष है, ईमानदार है। यही बात हो रही थी सदन में। हालांकि नए मुख्यमंत्री हैं, इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। चंपई सोरेन ने अगर कहा है कि हम इस पूरे मसले की जांच कराएंगे तो अब देखना होगा। अभी चूंकि मंत्रिमंडल के कल तो सदन चलेगा, 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार है, फिर 23 तारीख से संभवतः 29 तारीख तक सदन चल सकता है, बजट सत्र। तो इस बीच वो कुछ करते हैं या कुछ नया करेंगे वो तो खैर चंपई सोरेन ये बताएंगे, लेकिन जब अगर उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है तो उसका कुछ फलाफल आना चाहिए।
लेकिन हैरत की बात है, झारखंड के सदन में दिए गए कई आश्वासन विधानसभा के हवा से बाहर तक नहीं निकल पाते। धरातल की तो बात ही छोड़िए, कई एक उदाहरण है वैसे। तो बिल्कुल इसके अलावे कई और चीजें थी जो आज सदन के अंदर खास देखने को मिली। एक तो ये कि सदन के अंदर जो व्यक्ति नहीं था उसका नाम भी बहुत गूंजा, और वो व्यक्ति थे मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की का। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाषण में भी उनका नाम रहा और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषण में भी उनका नाम रहा। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के बारे में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हमारे ही एक पुराने साथी जिन पर सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए का आरोप लगा और उनकी सदस्यता छीन ली गई, जबकि सत्ता पक्ष में ही कई ऐसे विधायक बैठे हैं। उन्होंने भानु प्रताप शाही का बाकायदा नाम लिया और कहा कि ईडी के तरफ से आरोप है इन पर कि इतने पैसे हैं, फिर भी इनकी सदस्यता नहीं गई क्योंकि ये बीजेपी में चले गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बंधु तिर्की का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि किस तरह से सभी आदिवासी, दलित और पिछड़ों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पहला कदम जो है वो बिहार में पड़ा, जहां से पिछड़ा के बेटा को अलग कर दिया गया, मतलब तेजस्वी यादव को अलग कर दिया गया, और दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा जहां से आदिवासी बेटे को जो है सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया गया। तो कुल मिलाकर आज पूरे देश में हेमंत सोरेन का वो भाषण सुर्खियों में है। ट्विटर पर, एक्स पर जो है वो ट्रेंड कर रहा है और हर कोई उसे लगा रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गिरफ्तार होने के बाद भी हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है और इसका खामियाजा हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पड़ सकता है। इस बीच जेएसएससी की तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी की गई है और ये सहायक आचार्य से जुड़ा हुआ है। क्या है ये जानकारी? देखिए, ये नोटिस है। जैसा कि जानते हैं कि हाईकोर्ट ने जो याचिका डाली गई थी सीटेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से कि जो सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें उनको मौका दिया जाए, क्योंकि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी उसके मुताबिक केवल झारखंड से टेट पास शिक्षकों को ही अर्हता दी गई थी। तो उस आधार पर उनको दोबारा बदला हुआ। झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जो सीटेट पास हैं और जो दूसरे स्टेट से टेट पास हैं, झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जिन्होंने दूसरे राज्यों से टेट की परीक्षा पास की है, उनको भी मौका दिया जाए। तो उनको शामिल किया गया और उसके बाद 19 जनवरी से उनकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 26 जनवरी तक चली। अब आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें इससे पहले जो है वो जो सहायक आचार्य की नियुक्ति जो होनी है झारखंड में प्रारंभिक स्कूलों में, उसकी नियमावली में संशोधन किया गया था, बदलाव किया गया था। और अब जो आवेदन आए हैं तो अब उसमें उसकी समीक्षा की जा रही है आवेदन की कि वो नई नियमावली है उसमें कैसे फिट बैठते हैं। जब उसकी समीक्षा हो जाएगी उस आधार पर परीक्षा दिवसों की घोषणा आगे आयोग जो है वो करेगा। तो बिल्कुल ये आवश्यक सूचना अभी अभी जेएसएससी की तरफ से जारी हुई है, जिसकी जानकारी सूरज आप तक पहुंचा रहे थे। तो आज दिन भर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सड़क पर जो कुछ भी हुआ, जिस्ट में हम लोगों ने कोशिश की कि आप तक उसे बताया जाए, उसका मतलब और मायने भी समझाया जाए। शुक्रिया।